हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को ही। इसका आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपका एथनिसिटी एथनिसिटी हमने किया था, ठीक है, और उसमें हमने मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका देखा था और सिर्फ एथनिक कंपोजिशन देखा था हमने बेल्जियम और श्रीलंका का। तो आज हम करने वाले हैं आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, तो काफ़ी ब्रीफ से नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको ये। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो देखिए, लास्ट हमने देखा था कि श्रीलंका में क्या होता है कि जो लोग मेजोरिटी में होते हैं सारी की सारी पावर उन्हीं के हाथ में रह जाती है, और जो तमिल स्पीकर्स होते हैं वो फिर डिमांड करते हैं एक अलग नेशन की, एक अलग स्टेट की और एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कुछ ऐसा ही आपका बेल्जियम में भी होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, जो गवर्नमेंट आपकी बनती है, वो केवल वन लैंग्वेज कम्युनिटी से ही आती है। मीन्स जैसे कि आपने देखा कि कंट्री के अंदर डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोलने वालों की ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना फिर आपकी वही चीज़ होती है कि जो लैंग्वेज आपकी मेजॉरिटी में थी उसी के द्वारा गवर्नमेंट को चुना जाता है, लोगों को चुना जाता है और गवर्नमेंट बन जाती है। तो इस गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स थी। मीन्स पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कल्चर से रिलेटेड हैं, जितनी भी पावर्स हैं सारी की सारी इन्हीं को दे दी जाती हैं। फिर आपका 1917 और 93 के बीच में क्या होता है, 1970 से लेकर 1993 के बीच में जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम से कम आपका, देखिए मतलब इतना आपने किसी कंट्री के बारे में मोस्टली नहीं सुना होगा कि जैसे इंडिया में आप देखते हैं एक बार आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स की उसमें नीड नहीं थी, है ना। देखिए अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जब नई नई चीज़ें आपके कल्चर में आते हैं, जैसे पहले इंडिया इतना डिजिटलाइज नहीं था, लेकिन जब आपका इंडिया धीरे धीरे डिजिटल इंडिया बन रहा है तो उसके साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा नीड्स भी होती हैं जिनसे रिलेटेड धीरे धीरे आपके अमेंडमेंट होते रहते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्या होती हैं, आपका जो पहले से संविधान है उसके अंदर जुड़ जाती हैं, कुछ न्यू एक्ट आपके फॉर्मेट होते हैं और उसी में ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन बेल्जियम में क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा संविधान बदला जाता है, वो भी 4 बार, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। मतलब वो ये कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हम चीज़ें रखते हैं ताकि सभी लोग मिलजुल के रह सकें, क्योंकि उनके यहाँ पे भी एथनिसिटी हमने देखी, 2-3 टाइप के लोग हैं, मतलब 3 टाइप की कम्युनिटीज़ हैं। कुछ लोग वहाँ पे 1% जर्मन बोलते हैं, कुछ आपके वहाँ पे डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो 3-3 कम्युनिटी हो गई लैंग्वेज के बेसिस पे। तो तीनों को ही एक साथ रखने के लिए हमें कुछ इस तरीके के चेंजेस लाने होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं बेल्जियम में, सेम आपका श्रीलंका की तरह। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और यही आपका बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग इतनी ज़्यादा डिज़ायरेबल क्यों है। तो देखिए, पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है? एक तो इससे आपके जो कन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं, जो सोशल ग्रुप्स के बीच में या लोगों का और गवर्नमेंट के बीच में, या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते रहता है, उन कन्फ्लिक्ट्स को ही रिड्यूस करती है। क्योंकि देखिए, जब आपने ना काम को डिवाइड किया, काम के साथ साथ आपने अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट को डिवाइड किया है, तो वहाँ पे फिर झगड़े होने की जो एक वो होती है ना, कम हो जाती है। मीन्स झगड़े वहाँ पे इतने नहीं हो सकते। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमने बांट दिया गवर्नमेंट को, उसके अलावा फिर हमने स्टेट लेवल पे, फिर हमने पंचायती राज सिस्टम रखा, ठीक है। तो तीनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। ये इनके काम में दखल नहीं देंगे, ये इनके काम में, और ये इनके काम में। सबको अपनी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटीज़ करनी है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रेज होने की फिर एक प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग ही आपका डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है। क्योंकि पावर को आपने अगर शेयर नहीं किया हुआ है, उसका डिवीज़न नहीं किया है, एक हाथ में आपने पावर दी हुई है, वही बैठ करके पूरी कंट्री को अगर रूल कर रहा है, तो कन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे ग्रुप्स को आपको चलाना है, इंडिविजुअल एक पर्सन को। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि एक पर्सन यहाँ यहाँ यहाँ, मान लीजिए इस एरिया को वो टच कर पा रहा है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, कभी वो यहाँ जा रहा है तो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा। मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन एक टाइम पे इतनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमने अपनी पावर और गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से डिवाइड कर दिया। अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपकी गवर्नमेंट होगी और सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ होंगी। जैसे हम देखते हैं आपका लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, तो तीनों के हमें वर्क पता है।
कि एक को आपका लॉ फॉर्मेट करना है, एक को इम्प्लीमेंट कराना है, दूसरे को जजमेंटल रिव्यूज़ देने हैं। तो तीनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, जिससे कि कभी भी उनके बीच में ना कन्फ्लिक्ट नहीं, इशूज क्रिएट नहीं होते हैं कभी भी। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका, डेमोक्रेटिक रूल इवॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जो सरकार लोगों के द्वारा बनती है, लोगों के लिए बनती है और लोगों के लिए ही वो काम करती है। ठीक है, तो इसमें आपका यही डेमोक्रेसी के अंदर इवॉल्व है ये चीज़ें, मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर आता ही यही है आपका कि पावर्स का यहाँ पे क्या हो, एक तो शक्तियों का विभाजन हो और अच्छे से उनका बंटवारा हो। सारी पावर पर्टिकुलर किसी एक के हाथ में ना हो या सारा वर्कलोड किसी एक के पास ना हो। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटीज़ हैं, वो सभी को फुलफिल करनी है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए ये इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देखें तो पावर शेयरिंग जो है वो अरेंजमेंट आपका कई टाइप्स का होता है, कई फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में आपका आता है वो सिस्टम जो कि इंडिया में अभी इस टाइम पे चल रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और आपकी जुडिशरी होती है। ठीक, आपको पता है कि इनका काम केवल फॉर्मेशन ऑफ लॉ, केवल लॉ बनाना, इनका काम उनको इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, और इनका काम केवल जजमेंटल रिव्यूज़ देना। ठीक है, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की नीड आपको नहीं है, क्योंकि ये आपका अदर चैप्टर्स में भी आएंगे टॉपिक, तो वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको केवल इतना जानना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। तो ये इस तरीके से है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरीज में डिवाइडेड है आपका सिस्टम। ठीक है, देखिए फिर आती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, जहाँ पे कि एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी एंटायर कंट्री के लिए, जैसे कि आप ना यूएसए में देखते हो प्रेसिडेंट। ठीक है, या फिर उसको इनडायरेक्ट रूल या फिर आपका प्रेसिडेंशियली गवर्नमेंट भी कह देते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी उसको बोल देते हैं। और अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है। देखिए फिर आती है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखी कि पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। देखिए रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक तौर पे, और लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषाई तौर पे। जैसे कि वहाँ पे हमने देखा अलग अलग ग्रुप की अलग अलग लैंग्वेजेस थी, तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्मेट की जाती है। मींस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बना दी जाती है जो डच बोलती है कि अब सारी पावर उन्हीं के हाथ में है, या एक कम्युनिटी जो फ्रांस से बिलोंग करती है अब सारी पावर उनके हाथ में। इस टाइप से जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक कम्युनिटी को पूरी पावर दे दी जाए, वो आपका कहलाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बेल्जियम। Next, power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है आपकी प्रेशर ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, या कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया या ऐसा आपका कोई एक एक्ट बनाया कि जिसमें पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को या एक रिलीजियस को ध्यान में रखा, बाकी को उन्होंने इग्नोर किया या बाकियों पे इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ ना, फिर इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन को उन्होंने अवॉइड किया वो धीरे धीरे ना कन्फ्लिक्ट करने लगता है गवर्नमेंट के साथ, और फिर वो अपने इश्यूज को पहुँचाता है गवर्नमेंट तक। तो फिर बीच में देखिए कुछ आपके ऐसे ग्रुप्स आते हैं, कुछ एनजीओज कह लीजिए, या कुछ आपकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो मिल करके कुछ ग्रुप्स बनाते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि आपको अपने बिल को या एक्ट को चेंज करना होगा क्योंकि आपने उसमें इक्वालिटी नहीं रखी। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपका पॉलिटिक्स में, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पूरे के पूरे फैसले बदलने पड़ते हैं जब इन ग्रुप्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, चैप्टर में आपका इतना ही था, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं थी, केवल एथनिसिटी को, कंपोजिशन को लेके छोटा सा ये चैप्टर था। अब कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।